हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 45 प्लस इंग्लिश पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है कि नहीं। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर चैनल में न्यू है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम अपने चैनल में आपको इसी तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्लासेस देते रहते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड बिकॉज। लर्निंग लैंग्वेज में भाषा सीखने में जो बच्चों की टॉकिंग टाइम है उसको इंक्रीज करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस, टीचर फील रिलैक्स्ड व्हाइल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, दे एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस। बच्चों को जब ज्यादा से ज्यादा बात करने का टाइम देते हैं ना, तो उन लोग उस लैंग्वेज का यूज ज्यादा से ज्यादा और अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उन लोगों को ना टॉकिंग टाइम ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए। उन लोगों की जो टॉकिंग टाइम होती है क्लासरूम में उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, लैंग्वेज इज नॉट, जो लैंग्वेज होती है ना, वो क्या नहीं है। कौन कौन सा ऑप्शन है? इंस्टिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्रेरी एंड सिंबॉलिक। तो देखिए, लैंग्वेज इज सोशल, आर्बिट्रेरी एंड सिंबॉलिक। ठीक है, इट इज नॉट इंस्टिंक्टिव। लैंग्वेज ना सहज ही नहीं हो जाती, क्योंकि कोई भी जो लैंग्वेज होता है एक लंबे प्रोसेस से बना हुआ प्रक्रिया होता है। भाषा ऐसे ही नहीं बन जाते, है ना, बल्कि एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर के थ्रू कोई भी लैंग्वेज का जन्म होता है। तो लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव बट लैंग्वेज इज सोशल, आर्बिट्रेरी एंड सिंबॉलिक। लैंग्वेज ना सोशल है, सामाजिक रूप से वो है। आर्बिट्रेरी मतलब मनमाने ढंग से यूज करने वाली एक चीज होती है। आर्बिट्रेरी इन द सेंस कि जब भी किसी भी तरह का लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो हम अपने वे में, अपने तरीके से, अपने हिसाब से यूज करते हैं उनके वर्ड्स को। तो सिलेक्शन ऑफ जो वर्ड्स होता है वो अपने हिसाब से होता है, इस कारण से इसको आर्बिट्रेरी बोला गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डिलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेज इज। जब भी कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है या भाषा का विकास किस तरह से होता है, कॉन्शियस या डिलिबरेट वे में होता है। ठीक है, चेतन मन से होता है, तो वो किस तरह का सीखना होता है। तो हम एफर्ट के द्वारा, ठीक है, या कोई क्लास के द्वारा सचेत होकर कोई लैंग्वेज को सीखते हैं ना, तो उसको लर्निंग बोलते हैं, है ना। लर्न, एक्वायर्ड, ब्रस्ड अप एंड ऑन करके है। ठीक है, तो लर्न इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसा लैंग्वेज डेवलपमेंट जो कॉन्शियस माइंड से और एफर्ट से सीखे उसको लर्निंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एन effective language classroom is to provide learners with an opportunity to। the most important aspects of an effective language classroom, एक प्रभावी क्लासरूम का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होती है। तो बच्चों को प्रोवाइड कराना, कैसा माहौल या कैसा चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए, एक इंटरेक्शन वाली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका देनी चाहिए, है ना। देखो क्या क्या है, इंटरेक्ट है, इंटरफियर है, असेस है कि इमिटेट है। इमिटेट करने वाले माहौल या क्लासरूम प्रोवाइड कराना दोनों सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि इमिटेशन से तो ऑलरेडी बच्चे सीखते ही रहते हैं, है ना। असेस करना या इंटरफेस फेयर करना नहीं, बल्कि इंटरेक्शन वाली क्लास होनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि इंटरेक्शन, अंतःक्रिया से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भाषा इंग्लिश को पढ़ने का क्या मतलब है। द सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रीडिंग का मतलब होता है डी कोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। ठीक है, लेटर्स और वर्ड्स को डी कोड करते जाना है, मतलब उसमें क्या लिखा है उसको समझते जाना। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर। सारे क्वेश्चंस ना कभी ना किसी एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम से रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हाइल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग्स एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में बच्चों को उनके मातृभाषा पढ़ाते समय क्या चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, देखो, इट इज़ हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, ऐसा बोला जा रहा है पहले ऑप्शन में। दूसरा देख लो, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के सीखने में बच्चों की मदद करता है, ये तो सही है ना। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंट इन द चाइल्ड, बच्चों में ना आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ये भी सही है। इट मेक्स लर्निंग इजी, सीखने को आसान बनाता है, ये भी सही है। तो क्या गलत है? ऑप्शन नंबर ए गलत है, कि जो मदर टंग का यूज़ है प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है ना, प्राइमरी लेवल में जो मदर टंग का यूज़ होता है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को नहीं बढ़ाता। ठीक है, मदर टंग का यूज़ किसी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करेगा, ऐसा कोई बात नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नॉट पूछा है ना, क्या पूछा है? नॉट पूछा है भाई, देख लीजिए यहाँ पर, ये नॉट पूछा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द सेकंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू, सेकंड लैंग्वेज को किसके माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए,
है ना, या कैसे पढ़ाया जाना चाहिए सेकेंड लैंग्वेज को। मदर टंग इन ट्रांसलेशन, मदर टंग और ट्रांसलेशन के माध्यम से। यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट पॉसिबल, जो सेकेंड लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके उसको यूज़ कराकर या उसको बुलवाकर। लर्नर्स बैकग्राउंड से कि ग्रामर और रूल के माध्यम से। तो देखो जब भी सेकंड लैंग्वेज सीखने की बात आती है ना, तो उसको उस लैंग्वेज को ना जिसको सीख रहे हो उसी को ज़्यादा से ज़्यादा बुलवा कर सिखाओ, वो ज़्यादा अच्छा, सबसे अच्छा मेथड होता है। यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज, जब भी बात हो टारगेट लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं ना उसको टारगेट लैंग्वेज बोला जा रहा है ना, तो सेकंड लैंग्वेज या जो भी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अगला में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। प्रोसेस राइटिंग अप्रोच कुड बी डिस्क्राइब्ड इज, प्रोसेस राइटिंग अप्रोच को क्या बोला जाता है। प्रोसेस राइटिंग अप्रोच जो होती है उसमें बच्चों को किसी भी चीज़ को राइट करना सिखाया जाता है। छोटे से जो चीज़ें होती है उनको बताकर उनको किसी भी चीज़ों को पैराग्राफ करना या उसको अपने व्यू डालना, अपने हिसाब से चीज़ों को फिर लिखना सीखना, पैराग्राफ लिखना सीखना, मतलब स्टार्ट से या नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। इस कारण से इसको कौन सा अप्रोच बोलेंगे, बॉटम अप अप्रोच बोलेंगे। कौन सा अप्रोच बोलेंगे, बॉटम अप अप्रोच। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी जो प्रक्रिया है उसको शुरू से मतलब सूक्ष्म से या कम से या नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक है, और एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में जो मेन चीज़ें होती है, बड़ी चीज़ें होती है ना, एक जो वाइड चीज़ें होती है उसको पहले कराया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर आया जाता है। जैसे कोई कहानी कोई हम सुना दिए उसके बाद लेटर वर्ड्स को पढ़ाए बच्चों को, तो वो टॉप डाउन मॉडल हो जाएगा। बॉटम अप मॉडल छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, बॉटम अप। ऑप्शन नंबर यही इसका सही आंसर होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। अबीरा एन इंग्लिश टीचर डिस्क्राइब्स अ सीन एंड आस्क्स द लर्नर्स टू ड्रॉ व्हाट दे हैव हर्ड। दिस इज अ, अबीरा एक इंग्लिश टीचर है, वो बच्चों को ना एक सीन डिस्क्राइब करती है। सीन मतलब एक दृश्य को बताती है ना। उसके बाद ना क्या करती है, वो जो दृश्य बताती है ना उसको एक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलती है उस सीन का। तो ऐसा कर वो क्या करा रही है, म्यूचुअल डिक्टेशन करा रही है, पिक्चर स्टोरी करा रही है, पिक्चर डिक्टेशन करा रही है, पिक्चर कंपोजिशन करा रही है। तो देखो ये पिक्चर कोई भी दृश्य के बारे में बताई, फिर उस दृश्य को ड्रॉ करने की बोल रही है ना। तो डिक्टेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को टीचर बोलते जा रहे हैं और बच्चे उसको लिखते जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह का जो एक्टिविटी होती है ना वो पिक्चर डिक्टेशन कहलाता है। किसी भी दृश्य के बारे में, सीन के बारे में बताना, किसी भी सीन के बारे में बताना और फिर उस सीन को ड्रॉ करने के लिए बोलना, क्या कहलाएगा, पिक्चर डिक्टेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज अ टूल बिकॉज लैंग्वेज इज अ टूल। लैंग्वेज एक टूल है क्योंकि, याद रखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक टूल है क्योंकि इसका यूज कम्युनिकेशन के लिए होता है, संचार के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीबीएलटी इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज। सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग में टीबीएलटी का फुल फॉर्म क्या है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है इसका फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर 3, है ना, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। A teacher after completing a chapter asks the students some questions to review their language and check their understanding. The question she is asking will be based on. टीचर क्या करती है, एक चैप्टर कंप्लीट करा लेने के बाद ना बच्चों से क्वेश्चन पूछती है उस चैप्टर से रिलेटेड, टू रिव्यू द लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, इसको चेक करने के लिए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन पूछना होता है, ठीक है। तो द क्वेश्चन शी इज आस्किंग, वो जो क्वेश्चन होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाइपर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, तो ये होगा, देखिए लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के ऊपर बेस होगा। देखिए लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में क्या पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग, या तो किसी भी चीज़ को समझना, है ना, सीखना, उसको क्या करना, कॉम्प्रिहेंशन करना, ठीक है, उस पर समझ बनाना, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना छोटी छोटी, वो होती है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एक और होता है ना। ये क्या होता है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को क्या करना, इवैल्यूएट करना, उसको सिंथेसिस करना, ठीक है, मतलब उसका मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, उस पर अपना व्यू डालना, ये होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, तो क्लासरूम में जो बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी चैप्टर को पढ़ा लेने के बाद, तो बच्चों को बेसिकली उनका क्या करने के लिए, उनके आंसर, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मतलब उनके समझ, उनकी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस कारण से ना ये ना लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आएगी। ठीक है, चलिए अगर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में, कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ऑन। लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने में रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, ठीक है, तो इंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज है। और द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर, डोमिनेंट मतलब होते हैं दबदबा, टीचर के दबदबा वाले क्लासरूम को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं है, है ना।
द रोल ऑफ इमिटेशन की मेमोराइज, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन कि ना इंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू लैंग्वेज। कंस्ट्रक्टिविज्म मींस रचनात्मक, रचनावाद मतलब क्या, सीखने वाले को, बच्चे को अलग अलग चीज़ों में इंगेज करना, ठीक है, उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, द मोस्ट important aspects of an effective language classroom is to provide learners with an opportunity to, the most important aspects of an effective language classroom, किसी भी प्रभावशाली जो लैंग्वेज का क्लासरूम होता है, ठीक है, वहाँ पर बच्चों को कैसा, हाँ ये तो अपन पढ़े थे एक बार, इंटरेक्टिव माहौल प्रोवाइड कराना होता है ना, इंटरेक्टिव माहौल, ओके वो रिपीट हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इफ अ स्टूडेंट इज मेकिंग प्रोनाउंसिएशन एरर्स, द बेस्ट वे टू हेल्प हिम और हर इज टू, अगर कोई बच्चा ना प्रोनाउंसिएशन एरर कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण से रिलेटेड एरर्स या गलतियां कर रहा है, तो उनको किस तरह से मदद किया जाना चाहिए एज अ गुड टीचर। प्रोवाइड हिम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन, ओके, उनको ना एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता दो, किसी भी तरह से उनको ह्यूमिलिएट किए बिना या उनको डांटे बिना, है ना, या उनको कोई भी नेगेटिव बात किए बिना, ठीक है, यही एक बढ़िया और बेस्ट अप्रोच होगा एज अ गुड टीचर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व, सेकंड लैंग्वेज सीखने में कौन सा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं रहता। इट्स प्रोनाउंसिएशन, इट्स कल्चरल बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज। अब देखो सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज तो इन्वॉल्व होगा, अगर सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हो तो हो जाएगा। थियोरेटिकल नॉलेज भी आपको रखना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन भी आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप कल्चरली बाउंड स्पीकिंग करो, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज जो बोल रहे हो, ठीक है, सपोज यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, तो आपको जैसे कल्चरली इंग्लिश मैन लोग बोलेंगे उसी तरह से आपको बोलना पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर, ये जो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कल्चरल बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स मैटर नहीं करता सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में या सेकेंड लैंग्वेज स्पीकिंग में, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइज्ड साउंड्स एंड डिडक्टिंग मीनिंग फ्रॉम देम कम। अंडर विच एक्टिविटी, चार जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें से किसमें रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स, आवाज़ को पहचानना और डिडक्ट करना उसके मीनिंग को, किसमें आता है। तो भाई सुनोगे तब आवाज़ को पहचानोगे, उसको डिडक्ट करोगे, लिसनिंग में ही आएगा। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लिसनिंग। नेक्स्ट देखिए, रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग। रोल प्ले कौन सा एक्टिविटी है या किस चीज़ को प्रमोट करने वाली एक्टिविटी है। तो रोल प्ले मतलब होता है स्पीकिंग और लिसनिंग, हम कुछ बोलेंगे, सामने वाले से कुछ सुनेंगे, वही तो होता है ना रोल प्ले। तो स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों जो स्किल है उसको प्रमोट करती है रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, अ पर्सन हु इज फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोजेस। एक पर्सन जो कि फ्लुएंट स्पीकर है, बहुत ही अच्छे से फ्लुएंटली बोलने वाला है, उसके विषय में यह माना जाता है कि उसके पास है, क्या है, लॉजिको मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिको मैथमेटिकल एबिलिटी है उनके पास, बॉडली काइनेस्थेटिक एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी की वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। तो भाई बोलने में फ्लुएंट है तो ये सभी का क्या कोई मतलब नहीं होगा, उनके पास ना वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, अच्छे से भाषा को बोल पाने का एबिलिटी है, ठीक है। चलो अगला हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। अ टीचर ऑफ क्लास 5th is practicing interactive listening in the class, she should focus on। क्लास में इंटरेक्टिव लिसनिंग का प्रैक्टिस करा रही है बच्चों को ना, बच्चों को अंतःक्रिया के माध्यम से सुनना है ना, या तो इंटरेक्टिव लिसनिंग आप सभी जानते होंगे, ऐसा सुनना है, ऐसा लिसनिंग जिसमें जो बोलने वाला है और सुनने वाला है उनका प्रॉपर इंटरेक्शन या अंतःक्रिया हो, ठीक है। तो इसके माध्यम से वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, तो लिसनिंग and observing speaker's attitude, listening to words, stress and intonation, listening to the pronunciation के listening and responding, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी का सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। जो इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है सुनना प्लस सुन के ना रिस्पॉन्ड भी करना, ठीक है। कोई हमारी बातों को सुन रहा है डायरेक्टली और रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है, रिप्लाई भी कर रहा है, ऐसे लिसनिंग या ऐसे जो लिसनिंग होती है उसको इंटरेक्टिव लिसनिंग बोला जाता है। आई होप आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में। अ स्पीच कम्युनिटी रिफर्स टू अ कम्युनिटी विच। एक स्पीच कम्युनिटी किसको बोला जाता है, कनेक्टेड बाई वर्टी ऑफ लिंक लैंग्वेज के द्वारा कनेक्टेड, स्पीक द सेम लैंग्वेज, स्पीक डिफरेंट डायलेक्ट और यूजेस डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये स्पीक द सेम लैंग्वेज, जो सेम लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी होती है, दैट इज कॉल्ड द सेम स्पीच कम्युनिटी या स्पीच कम्युनिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे, पेडागॉजिकल ग्रामर इज। पेडागॉजिकल ग्रामर इज, पेडागॉजिकल ग्रामर क्या है, लर्निंग ऑफ रूल्स फर्स्ट एंड देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। पहले रूल सीखना फिर उस शब्द का मीनिंग सीखना। सेकेंड, लर्निंग ऑफ मीनिंग्स थ्रू
फॉर्म्स के द्वारा मीनिंग सीखना, लर्निंग ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट थ्रू यूज, लर्निंग ऑफ ग्रामर थ्रू प्रोज एंड पोएट्री, ग्रामर को प्रोज एंड पोएट्री के माध्यम से सीखना। तो देखिए पैडागोजिकल ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो ऐसे ग्रामर को पैडागोजिकल ग्रामर बोला जाता है जिस ग्रामर को हम ना कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से ही सीखे। कॉन्टेक्स्ट मीन्स जो टेक्स्ट बुक है हमारे उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ ही अगर हम ग्रामर भी सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं बच्चों को, देन दैट इज कॉल्ड पैडागोजिकल ग्रामर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के साथ, पढ़ाई के साथ, चैप्टर के साथ साथ ग्रामर के नॉलेज लेते जाना या ग्रामर को नॉलेज देते जाना स्टूडेंट्स को पैडागोजिकल ग्रामर मेथड कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। फंक्शनल ग्रामर स्टैंड फॉर यूजिंग टीचिंग ग्रामर इन थ्रो। फंक्शनल ग्रामर किसको बोलेंगे या फंक्शनल ग्रामर किस तरह के टीचिंग पढ़ाने में यूज होता है? तो पार्सिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरेसी कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट की आइसोलेशन। तो फंक्शनल ग्रामर भी वही है जो हमने ऊपर पढ़ा पैडागोजिकल ग्रामर्स। इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ ही या टेक्स्ट के साथ ही, टेक्स्ट बुक के साथ ही बच्चों को सिखाया जाता है चैप्टर के थ्रू ही। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे अ वर्ड which same spelling and same pronunciation as another but with a different meaning is an। क्या बोला जा रहा है? एक ऐसा शब्द जिसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण और स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग अलग हो, उसको क्या बोलेंगे? होमोनिम्स बोला जाता है। होमोनिम्स और होमोफोन्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, दोनों क्योंकि थोड़ा सेम होता है। डिफरेंसेस क्या है दोनों में? जब भी किसी भी वर्ड का स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है तो उसको बोला जाता है होमोनिम्स। तो बोला क्या जा रहा है कि स्पेलिंग ज़्यादातर समय में स्पेलिंग भी सेम रहता है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहता है, उसको ना होमोनिम्स बोलेंगे। होमोफोन किसको बोला जाता है? स्पेलिंग सेम नहीं रहता, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा लेकिन मीनिंग भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इसमें भी मीनिंग डिफरेंट रहता है वैसे। तो इस तरह से होमोनिम्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड विद इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज। मेंटल ब्लॉक किससे संबंधित है? इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की अगर हम बात करें तो मेंटल ब्लॉक मीन्स होता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यूज इंग्लिश सीखने में मौका ना मिलना, मौका की कमी होना, उसको क्या बोलते हैं? मेंटल ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज क्लासरूम विथ स्पेशल नीड्स आइडियली। एक ऐसा लैंग्वेज क्लासरूम जहाँ पर स्पेशल नीड्स के साथ लैंग्वेज क्लासरूम कैसे होनी चाहिए? ठीक है, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको हैज़ एक्स्ट्रा टीचर टू हेल्प रेगुलर टीचर्स। रेगुलर टीचर को हेल्प करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स भी होने चाहिए। एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड टीचर्स होनी चाहिए। लोकेटेड सेपरेटली, अलग से लोकेट होना चाहिए। कि इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, सभी तरह के लर्नर्स, सभी अलग अलग तरह के सीखने वाले बच्चे होने चाहिए और उसी को क्या बोला जाता है? एक स्पेशल नीड्स वाले क्लासरूम बोला जाता है, इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। A test to assess the potential of students for specific ability and skills such as music, spatial ability or logical ability is called। बच्चों का एबिलिटी या क्षमता का चेक करना कि उसमें कौन सा क्षमता है। ठीक है, वो म्यूजिक स्पेशली किस चीज़ से रिलेटेड? म्यूजिक, स्पेशल एबिलिटी या कोई लॉजिकली एबिलिटी, किसी भी तरह से रिलेटेड एबिलिटी मतलब योग्यता का परीक्षण करना क्या कहलाता है? योग्यता परीक्षण को क्या बोलते हैं? योग्यता परीक्षण को बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। सीधी बात है। पोटेंशियल मतलब उनके क्षमता का परीक्षण करना, क्षमता, किसी भी बच्चे को क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं कि उसमें कितनी क्षमता है किसी भी चीज़ को सीख पाने में, चाहे म्यूजिक सीखना हो या कोई भी चीज़ सीखना हो, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला देखिए अ टीचर डिजाइन अ टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द टीचर ग्रेड्स ऑफ अर लर्नर थ्रू एन, है ना। एक टीचर क्या करता है? एक टेस्ट डिजाइन करता है, टेस्ट लेता है बच्चों की कमियाँ जानने के लिए। ठीक है, कॉज ऑफ पुअर ग्रेड्स मतलब जो भी कम नंबर आ रहे हैं बच्चों के, उसको पहचानने के लिए, या उसमें कौन सी कमी है जिसके कारण से नंबर कम आ रहा है, या तो इनिशियल स्टेज में भी इसको लिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? डायग्नोस्टिक टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि भाई बच्चों की कमियां जानने के लिए, उनकी कमी के कारण जानने के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला जाता है। बाकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पता होगा, कौशल परीक्षण बोलते हैं, है ना। किसको किसी भी चीज़ में कितना दक्ष है उसको चेक करने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। अचीवमेंट, ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट है ना चैप्टर के लास्ट में या कोर्स के लास्ट में होता है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है वो स्टार्ट में होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, ये भी शुरू में होता है, किस तरह से या कितना योग्यता है किसी भी चीज़ को सीखने का, उसको चेक करने के लिए। ठीक, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। द मल्टीलिंगुअल पर्सपेक्टिव इज। मल्टीलिंगुअल पर्सपेक्टिव से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो देखिए ये किस चीज़ को एड्रेस करता है? इट एड्रेसेस कंसर्न ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर एंड द पैडागोजिकल प्रिंसिपल ऑफ मूविंग फ्रॉम द नोन टू अननोन। ये होती है मल्टीलिंगुअल पर्सपेक्टिव्स।
किस चीज़ के बारे में संबंध रखना, लैंग्वेज और उनके कल्चर्स के बारे में, है ना, भी चिंता करना या सोचना, अलग अलग जो लैंग्वेज है कई प्रकार की उनके बारे में। एंड द पैडागोजिकल प्रिंसिपल ऑफ मूविंग, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो बढ़ने की पैडागोजिकल प्रिंसिपल या सिद्धांत होती है उसको भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। मल्टीलिंगुअल पर्सपेक्टिव है वो, ठीक है, मल्टीलिंगुअल जो अवधारणा है वो। तो इस तरह से किसी अलग अलग लैंग्वेजेस के कंसर्न करना, उनके बारे में सोचना, उनसे रिलेटेड चीज़ों को समझना और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना, प्रिंसिपल को, सिद्धांत को फॉलो करना, ये सभी पर्सपेक्टिव है किसका, मल्टीलिंगुअल का, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स, सेकंड। नेक्स्ट हम चलेंगे, वाइल टीचिंग अ प्रोज टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज अ टीचर मस्ट अंडरटेक। प्रोज पढ़ाते समय कौन सी एक्टिविटी को लेना चाहिए एक टीचर के द्वारा, अंडरटेक मतलब यूज करना या लेना, ठीक है। तो प्रोज जब पढ़ा रहे ना तो पैराफ्रेजिंग ऑफ द टेक्स्ट को यूज करना चाहिए एक टीचर को। पैराफ्रेजिंग मतलब क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ को ना थोड़ा छोटे करना या समराइज करके बच्चों को बताना, मेन पॉइंट्स को, हिंट्स को, है ना। पैराफ्राइजिंग द टेक्स्ट ही सबसे अच्छा वे होता है किस चीज़ को पढ़ाने का। प्रोज मतलब प्रोज मीन्स बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं उसमें, है ना, तो उसको बच्चों को पैराफ्राइज करके बताया जाता है, ठीक। चलिए अगला हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। बच्चों से संबंधित लिटरेचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बोला गया है। नॉट ट्रू देख लो, है ना। तो इट मेक्स देम अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर, ठीक है, ओके। देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डेटरियोट्स एंड गेट्स वर्स। उन बच्चों की जो रीडिंग प्रोफिशिएंसी है ना वो ख़त्म होती जाती है ना, पढ़ने की जो क्षमता है वो कम होते जाता है और बहुत ही ज़्यादा बुरा होते जाता है। तो ये नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन लिटरेचर से ना अच्छा होगा बच्चों के साथ गलत नहीं होता, तो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। अगला आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि भाई चिल्ड्रन लिटरेचर में क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ना बच्चों की जो रीडिंग प्रोफिशिएंसी है वो कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में रीडिंग स्किल डेवलप करने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, एबिलिटी टू रीड फ्रेज करेक्टली ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, एबिलिटी टू रीड वर्ड करेक्टली। तो 33 नंबर का ये जो क्वेश्चन है उसका अगर सबसे सटीबल आंसर आप देखें, पूछा क्या जा रहा है एक बार और देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग रीडिंग स्किल, पढ़ने का कौशल बढ़ाने में बच्चों को, छोटे बच्चों में, है ना। तो एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस करेक्टली, अगर किसी भी फ्रेजेस को करेक्टली पढ़ रहा है बच्चा, है ना, तो ये इस तरह से वो उनकी जो रीडिंग स्किल्स है वो डेवलप होगी। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी, पहले से पढ़े हुए चीज़ को कॉम्प्रीहेंड करने या समझना, तो समझ की बात नहीं बोली गई है, इस रीडिंग स्किल डेवलप करने की बात हो रही है ना। ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर, अल्फ़ाबेट को करेक्ट ऑर्डर में जान लेना ही, पढ़ना नहीं होगा। एबिलिटी टू वर्ड करेक्टली रीड कर पाना ही नहीं होगा, बल्कि एबिलिटी टू रीड फ्रेजेस करेक्टली, ठीक है। सिर्फ वर्ड्स बस, फ्रेजेस मीन्स क्या होती है, फ्रेजेस मीन्स होते हैं छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं उसको ना फ्रेजेस बोलते हैं, ठीक। तो छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ पा रहे हैं, वाक्यांश, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो पढ़ने की जो क्षमता है उसका विकास होते जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, वाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान, अ लर्नर नीड्स टू, एक सीखने वाले को जरूरत होती है, किस चीज़ की जरूरत होती है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी को देखो, परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स। पढ़ने के लिए इसी चीज़ की जरूरत होगी, जो लेटर्स है उसको डिकोड करना, परसीव करते जाना एक प्रॉपर ऑर्डर में और शब्दों को पढ़ना, यही तो होता है ना रीडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना तो गेज द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, नए वर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझना, ऐसा बोला गया। तो थर्ड ही सबसे सही आंसर इसका, याद रखिएगा। रीडिंग मतलब क्या होता है, परसीव एंड डिकोड, डिकोड सबसे अच्छा वर्ड है ना रीडिंग के लिए, डिकोड द लेटर इन ऑर्डर टू रीड वर्ड्स, ठीक। चलिए अगला चलेंगे, 35 को देखिए, द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन अ क्लास ऑफ लैंग्वेज शुड बी कंडक्टेड। असेसमेंट का जो प्रक्रिया होता है आकलन का, वो किसी भी क्लास में कैसे कंडक्ट कराना चाहिए, कब कंडक्ट कराना चाहिए, असेसमेंट, है ना, आकलन। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, फॉर असेसिंग द टेक्सचुअल एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर के अंत में, टू नो द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, बच्चों के लेवल को क्लास में जानने के लिए, टू नो द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स इन टीचिंग, टीचर की क्षमता को जानने के लिए टीचिंग में।
तो जो असेसमेंट होती है ना वो किस लिए होता है और कब होता है, वो ना होता है 35 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसको ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करना चाहिए। बच्चों के जो सीखने की गति है, सीखने में जो कमी रह जा रही है, उन सब चीज़ों को जानने, समझने या परखने के लिए ही असेसमेंट होता है। तो वो कब होगा? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, तभी तो आगे उसमें सुधार किया जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज, जब एक दूसरे के लैंग्वेज के ऊपर फीडबैक देते हैं, वर्क लर्निंग स्ट्रैटेजीज, उस पर काम करते हैं, लर्निंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं, परफॉर्मेंस डिस्कस करते हैं, तो इस तरह का जो सीखना होता है वो क्या कहलाता है? तो इस तरह से एक दूसरे के लैंग्वेज को मिलजुल कर सीखना, को एक दूसरे के नॉलेज को मिलजुल कर सीखना या समझना क्या कहलाता है पता है? ये कहलाता है पीयर असेसमेंट। क्या कहलाता है? पीयर असेसमेंट कहलाएगा। पीयर असेसमेंट मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, सहपाठी बच्चे हैं, उन लोगों का एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सीखना पीयर लर्निंग या पीयर असेसमेंट कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक, चलो अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए 37 को। वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करते समय अ टीचर शुड नॉट, एक टीचर को नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? गिव क्वांटिटेटिव फीडबैक अबाउट द चाइल्ड, उनके बच्चों का गुणात्मक फीडबैक दे दो, तो ये तो दे सकते हो, क्या दिक्कत है ना। शेयर द इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड इन द एनेक्डोट्स में रिकॉर्ड किया गया जो इंसिडेंट है उसको भी शेयर कर सकते हो, मतलब बच्चों से संबंधित एक रिकॉर्ड ही है, एनेक्डोट्स भी, ठीक है। तो जैसे पोर्टफोलियो होता है उसी तरह से, तो उसको भी शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पेरेंट्स के साथ। कंपेयर देयर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन, ये नहीं कर सकते भाई, कंपेयर देयर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ क्यों तुलना करें, है ना। सभी बच्चे अपने अपने यूनिक होते हैं, उनके बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपेरिजन बिल्कुल भी न करें। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट कंपेयर द चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है? ओरल टेस्टिंग, टर्म एंड असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की पोर्टफोलियो। तो देखो पोर्टफोलियो, ये जो रिकॉर्ड्स हो गया, ओरल टेस्टिंग हो गया, यही सब तो असेसमेंट होती है। असेसमेंट मतलब क्या? छोटे छोटे माध्यमों से बच्चों का टेस्ट लेते जाना बीच बीच में, वही तो असेसमेंट होता है ना, आकलन। लेकिन टर्म एंड असेसमेंट को होती है क्या असेसमेंट? टर्म एंड ये मतलब लास्ट में होता है क्या? अब फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है वो भी, है ना। कौन सा असेसमेंट की? फॉर्मेटिव असेसमेंट की। तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पढ़ते हैं हम, है ना। समेटिव असेसमेंट होता है भाई टर्म एंड में, फॉर्मेटिव असेसमेंट तो बीच बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कि भाई टर्म एंड असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं बोलते, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मतलब TLM शुड बी यूज्ड बाय टीचर एज, TLM का यूज एक टीचर के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। मोटिवेट लर्नर्स टू फर्दर प्रिपेयर सच मटेरियल्स एट होम, सीखने वाले को मतलब बच्चे को ना मोटिवेट करता है इसी तरह से और भी चीज़ें अपने घर में बनाने के लिए। अब मोटिवेट शब्द देखोगे और सब इसमें फटाक से टिक लगा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर समय मोटिवेट सही है ऐसा नहीं होता। बच्चे मोटिवेट होते हैं अपने घर में भी इसी तरह की चीज़ें बनाने के लिए, ऐसा बोला गया, तो ऐसा होगा क्या? नहीं। अगला देखो, सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या करता है? सप्लीमेंट्स करता है। सप्लीमेंट्स करना मतलब उसको सहयोग प्रदान करना उसमें, तो ये करेक्ट हो जाएगा। TLM का सबसे ज़्यादा यूज यही है ना, प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटली टू सीट, ऐसा नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश? इंग्लिश के एक अच्छे टेक्स्ट बुक का सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या होगा, ऐसा बोला गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश? इंग्लिश में एक अच्छा टेक्स्ट बुक का सबसे अच्छा क्वालिटी कैसा होनी चाहिए, है ना। एक अच्छा टेक्स्ट बुक को कैसी होनी चाहिए? तो देखो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। एवरी लेसन शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, हर एक लेसन का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, और कंक्लूजन एट द एंड, है ना, एक बहुत ही बढ़िया उसका कंक्लूजन हो, ठीक है। इट शुड बी बेस्ड ऑन अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, करिकुलम एंड सिलेबस के बेस्ड पर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हालांकि होनी चाहिए, लेकिन उससे सिर्फ ऊपर वाला सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। नो डिफिकल्ट वर्ड शुड बी गिवन, डिफिकल्ट वर्ड नहीं हो बोला है। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्सुअल एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हो, ऐसा बोला है। तो सेकंड और थर्ड थोड़ा सा इसमें सही ऑप्शन लग रहा था, लेकिन सबसे सुटेबल देखें तो सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड, एक अच्छा लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में क्या होनी चाहिए, है ना। इंटरेस्टिंग स्टोरीज, अट्रैक्टिव फॉन्ट्स, इलस्ट्रेशंस एंड लेटर फ्रेंडली पिक्चर्स, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर, मोर ग्रामर एक्सरसाइज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो छोटे बच्चों के लिए एक अट्रैक्टिव फॉन्ट्स,
इलिस्ट्रेशंस एंड लर्नर फ्रेंडली पिक्चर्स होनी चाहिए एक अच्छे लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में। छोटे बच्चों की प्राइमरी स्तर में बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेमेडियल टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स। रेमेडियल टीचिंग का क्या मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट के एक पार्ट के रूप में? तो रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, इसी को रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। जो लर्निंग गैप्स हो गई है उसको फील करने के लिए रेमेडियल टीचिंग होती है ना, डायग्नोसिंग करना, निदानात्मक। चलिए अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सा वैल्यू होता है या क्या होता है? कॉम्पिटिशन, एनवी, सिंपैथी, कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर ना कौन सा वैल्यू होता है? कोलैबोरेशन, एक साथ मिलकर पढ़ाई करना, है ना, एक साथ पढ़ना या एक साथ सीखना, यही होता है इंक्लूसिव क्लासरूम, ठीक है। समावेशी शिक्षा जानते हो ना, कोलैबोरेशन, ठीक। कंपटीशन नहीं होगा भाई, एनवी, ईर्ष्या नहीं होगा, सिंपैथी नहीं होगा, कोलैबोरेशन होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेमेडियल टीचिंग fills the gaps that learner that creeps into the people learning, rectifies the concept which have been misunderstood, help in retaining homogeneity of the class। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा कि रेमेडियल टीचिंग ना गेप्स को फील करता है, जो भी सीखने में कमी रह गई है उसको, ठीक है, जो भी गलतियां हो गई है उसको रेक्टिफाई करता है और सीखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव, समेटिव और क्लास टेस्ट, सब में रेमेडियल टीचिंग की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 46 डिफरेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।